स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। आज हम लोग बात करेंगे नया टाइप का जनरेटर जो अभी मार्केट में आया है, जिसे हम लोग कहते हैं इन्वर्टर जनरेटर। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए समस्या क्या है जो इतना तिगड़म वाला चीज़ करना चाहते हैं। हिसाब यह है कि हर किसी को ज़रूरत आजकल होने लगा है पोर्टेबल पावर का या बैकअप पावर का। तो हिसाब नॉर्मली आप इस तरह के जनरेटर देखते हैं, लेकिन ये सब में एक दिक्कत होता है, ये सब बहुत गंदा पावर देता है। मतलब अगर आप ऑसिलोस्कोप लगा के देखेंगे कि इसका आउटपुट कैसा हो रहा है, और मतलब पूरा मतलब जैसे मान लीजिए 2 घंटा चलाएगा 4 घंटा चलाए, बहुत फ्लक्चुएशंस दिखेगा। मतलब फ्रीक्वेंसी तक चेंज हो जाती है कि मतलब कभी 50 हर्ट्स है तो कभी उसके बाद 52 हर्ट्स हो जाएगा, 48 हर्ट्स हो जाएगा। मतलब फ्रीक्वेंसी बहुत चेंज होती है और वोल्टेज भी काफ़ी फ्लक्चुएट करता है। तो मतलब पावर जो है काफ़ी गंदा होता है, और वो गंदा पावर आपके सेमीकंडक्टर वाले इक्विपमेंट की बैंड बजा देगा। यानी कि फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप सिर्फ मोटर जनरेटर एसी जैसा कुछ चला रहे हैं, लेकिन जितना भी चीज़ में माइक्रो कंट्रोलर है या कि पूरा तरह से सिलिकॉन बेस्ड है, जैसे कि आपका पूरा मान लीजिए कंप्यूटर लैपटॉप टैबलेट ये सब जितने चीज़ हो गए वो सबको अच्छा नहीं लगता है। और इसका जो तेल का कंजम्पशन है उसमें एक तिगड़म वाला बात है। अगर जैसे मान लीजिए आपने 5 किलोवाट का सिस्टम लिया है, वो 5 किलोवाट के आसपास ही सबसे अच्छा माइलेज देता है। अगर आप उसको कहें ना एक काम करते हैं हम 3 किलोवाट का ही लोड देते हैं, मेरे को ज़्यादा माइलेज नहीं, उल्टा करने लगेगा, वो माइलेज ख़राब हो जाता है उसका। तो ये सब जनरेटर का जो रेटिंग रहता है, ये सब कोशिश की जाती है कि 80 या 90% ये चलता रहे। तो अगर उससे आप नीचे करने लगते हैं तो ये तेल उतना ही खाएगा। और मतलब अगर आप पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का देखेंगे कि कितना तेल पे दे रहा है, तो एक्चुअली 80% लोड पे वो समझ लीजिए आपको दे रहा है 50 रुपये में एक यूनिट, और अगर 50% लोड दे देंगे तो 70 रुपये में एक यूनिट देने लगेगा। तो हिसाब वही समझिए कि ये लोड पे ही इफिशिएंट रहता है। लोड अगर इसका घटने लगा तो ये सब मतलब तेल फ्री का जलाने लग जाता है। तो ये एक सीरियस समस्या है। तो समझते हैं ऐसा क्यों है। बात यह है कि आरपीएम समस्या है। आरपीएम ये समझिए कि अगर आपको कोई भी पावर प्लांट बनाना है, जैसे कोई ढंग के बड़े पावर प्लांट होते हैं, वो सब कैसे आपको ऐसा देता है कि भैया आपका जो बिजली का ग्रिड है उससे 50 हर्ट्स है तो 50 हर्ट्स ही है, ना तो उससे एक ऊपर होता है ना तो उससे एक नीचे होता है। तो ऐसा कैसे हो पाता है? ऐसा होता है कि ये सब जो पावर प्लांट में जैसे ये रोटर लगते हैं, ये सब इतने भारी होता है और डायरेक्टली कपल होता है बड़े बड़े चीज़ से, जिसे हम लोग कहते हैं टर्बाइन। तो टोटल स्पिनिंग मास कहिए 600 टन तक का हो सकता है, उससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो होता ही है कि उतना ज़्यादा इनर्शिया इतना होता है कि उस पर कोई भी लोड मारिए आप, मतलब कोई इंडस्ट्रियल पावर प्लांट चालू कर दिए, इंडक्शन फर्नेस चालू कर दिए, वो भी सबको तुरंत नहीं स्लो कर पाएगा। और इतना टाइम लगेगा इसको धीमा होने में, कंप्यूटर डिटेक्ट करेगा और स्टीम का प्रेशर बढ़ा देगा अगर ये सब स्टीम पे है। और अगर कोई और चीज़ जैसे हाइड्रो डैम है तो उसमें वो वाटर का स्लूज गेट खोल के आरपीएम मैनेज कर लेगा। तो आरपीएम चेंज नहीं होता है। ये छोटे केस में तो नहीं हो सकता। आपका छोटा जनरेटर से जो आप खरीदते हैं, जो इस तरह के आते हैं, वो सब में तो ऐसा नहीं होने वाला। ये 600 टन का तो बेनिफिट आपको आना ही नहीं है। तो आरपीएम समझिए डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करता है। और फिर ये समझिए कि आपका जो नॉर्मल जनरेटर है वो कैसे मैनेज करता है ये सब चीज़? वो नहीं करता है, यही तो प्रॉब्लम है। वो सिर्फ कोशिश करता है कि कुछ ना कुछ करे, तेल को कम बेसी करते हैं। अब तेल को कम बेसी करने से आपके जनरेटर में सबसे बड़ा अंतर क्या था? आरपीएम बदल जाता है। आरपीएम बदला, आपका फ्रीक्वेंसी गंदा हो गया। तो इसीलिए ये एक बहुत बड़ा समस्या बन जाता है। और फिर ये समझिए कि वोल्टेज स्टेबिलिटी के लिए कि आपका जो वोल्टेज आउटपुट हो रहा है, क्योंकि आरपीएम बढ़ा तो ऐसा नहीं कि सिर्फ फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, आपका वोल्टेज भी बढ़ने लगेगा। 220 वोल्ट से जैसे मान लीजिए स्टार्ट हुआ था, वो 250 260 और 300 तक पहुंचने लगता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये सब जो मतलब रोटर है, रोटर में ब्रशेस रहते हैं जिससे आप फील्ड कंट्रोल कर रहे हैं, फील्ड स्ट्रेंथ को उसको घटाने की कोशिश की जाती है। उसका भी एक लिमिट है। तो जनरली अगर आप कोई सिस्टम खरीदे जो 5 किलोवाट के अंदर का है, उसमें जनरली बहुत गंदा कंट्रोल मिलता है। यानी कि आप भगवान भरोसे ही चल रहे हैं, अच्छा बिजली एकदम नहीं है। मतलब अगर कोई सीरियस इलेक्ट्रॉनिक्स चला है तो लोग अब यही कहेंगे भैया ऑनलाइन यूपीएस ले लो, जो कि उसको मतलब लेके डीसी में बदल के बैटरी चार्ज करेगा और उस बैटरी से आपका इक्विपमेंट चलाएगा तो आपको एकदम शुद्ध पावर मिलेगा। तो इसी कारण से ये सब इक्विपमेंट पहले दिक्कत नहीं करता था, लेकिन अब चूंकि इतना सेमीकंडक्टर, जैसे मैं ये ओलर चलाया, डायरेक्ट चला दिया तो मेरा टीवी बोलेगा भाई हम चले ऊपर। तो समझ लीजिए कि इसीलिए ये बहुत मतलब समस्या बनते जा रहा है कि जो पोर्टेबल जनरेटर है जो कभी कभार यूज़ करने के लिए, ऑब्वियसली आप कई लाख का तो जनरेटर नहीं खरीदने वाले, 1-2 लाख देने में आपकी बैंड बजने वाली है। तो क्या किया जाए कि ये गंदा पावर को सॉल्व कर सके? क्योंकि आरपीएम तो चेंज होगा ही। छोटे मतलब कई 100 टन का तो आप रोटर लगाने वाले हैं नहीं, बेयरली 1-2 किलो का, तो आरपीएम तो उसका बाद में चेंज हो जाएगा। तो हिसाब बनाया गया कि इन्वर्टर सिस्टम बनाता है, तो उसकी स्टार्टिंग किया गया ब्रशलेस जनरेटर से। जनरली अगर आप पुराना वाला देखेंगे, कोई भी होंडा का जनरेटर हो या किसी भी कंपनी का हो, उसमें इस तरह का होता है, रोटर होता है, रोटर में 2 ब्रशेस रहते हैं। इसे कहते हैं स्लिप रिंग। स्लिप रिंग से बिजली डाल के इलेक्ट्रोमैग्नेट कंट्रोल करता है, और इससे आपका वोल्टेज कंट्रोल होता है कि 220 आ रहा है, 230 आ रहा है, वो यहाँ पे जो स्लिप रिंग से एनर्जी डाली जा रही है उसको कंट्रोल करके वोल्टेज का बेसिक किया जाता है। और फिर इसका आरपीएम से आपका फ्रीक्वेंसी आता है। आरपीएम पे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो हिसाब है कि ये सिस्टम को हटा, ये आपका अभी तक सब जितने भी पोर्टेबल जनरेटर, बड़े जनरेटर में भी यही है, इसको लीजिए और हटाइए। अब लगाया क्या, इसे जगह पे बेसिकली आप समझिए एक बीएलडीसी मोटर उठा के पोत दे रहे हैं। और बीएलडीसी मोटर का सबसे बड़ा बात होता है कि वो नियोडीनियम मैग्नेट इस्तेमाल करता है। ये सब मैग्नेट बहुत हाई मैग्नेटिक फ्लक्स रखते हैं और काफ़ी हल्का भी होता है। मतलब जितना फ्लक्स रखता है उसके हिसाब से देखें, साइड इफेक्ट महंगा बहुत ज़्यादा होता है।
और इसका ये फायदा हो रहा है कि मैग्नेट से आप कर रहे हैं तो आपको फील्ड इंट्रोड्यूस करने के लिए कॉन्टैक्टर नहीं चाहिए। तो ये ब्रशलेस होता है, यानी कोई भी चीज़ घिस नहीं रहा है, इलेक्ट्रिकल स्पार्क नहीं क्रिएट कर रहा है और फ्रिक्शन लॉस भी कम हो रहा है। तो सबसे पहला तो यही जनरेटर में सबसे बड़ा फायदा हो गया। और ये सबको ऐसा बनाया जाता है, चूँकि मतलब कोई भी आप जनरेटर बनाते हैं, 1 सिलेंडर वाला या 2 सिलेंडर वाला, उसको जनरली फ्लाईव्हील चाहिए। तो किसी को आइडिया है कि फ्लाईव्हील चाहिए, फ्लाईव्हील एक स्पिनिंग मास होता है, तो क्यों ना उसी में हम रोटर लगाते हैं, इंटीग्रेट कर दें रोटर को। तो जो आपका मैग्नेट वाला रोटर है वही फ्लाईव्हील का काम करने लगेगा। तो आपको अलग से फ्लाईव्हील नहीं देना, उसी में ही कर देते हो। तो आपका जनरेटर जो इतना बड़ा होगा वो इतना हो जाएगा, क्योंकि जनरेटर का ये अलग साइज हट के सिर्फ फ्लाईव्हील के ऊपर लगा दे रहा है। तो ये कर देते हैं। और इसका अगर सही से इस्तेमाल किया जाए तो ये ऐसा भी बन सकता है कि ये आपका मोटर स्टार्ट भी कर देगा। आप लोग देखते होंगे कि आजकल जैसे होंडा ने जब से BS6 का नए नए इक्विपमेंट रिलीज किया, उसमें कई सारे स्कूटी और बाइक हैं जिसमें मोटर जनरेटर कॉम्बो यूनिट है, यानी कि जिस जनरेटर से वो मतलब जिस मोटर का इस्तेमाल करके स्टार्ट करता है वही जनरेटर के तौर पर करना। अभी तक हमारे सारे गाड़ी में पुराना सिस्टम था, अल्टरनेटर अलग से, जनरेटर अलग से। बाइक में भी यही था। अब जाके किसी को बुद्धि आया कि क्यों ना दोनों को एक ही चीज़ कर दे, क्योंकि जो चीज़ मोटर होता है वही जनरेटर होता है। पहले क्यों नहीं करते थे? मैग्नेट। जैसे ही नियोडिमियम मैग्नेट आया, ये सब करना बहुत आसान हो गया। तो इसीलिए अभी जैसे मेरे पापा के पास स्कूटी है, उसमें वही है कि मतलब एकदम साइलेंट स्टार्ट जिसे कहते हैं, क्योंकि जो फ्रिक्शन का तो कोई चीज़ है नहीं, ब्रश है नहीं, और ऐसा नहीं कि गियर घुसेगा हटेगा, वो सब नहीं है। तो वही इस टेक्नोलॉजी को लेके यहाँ पूरा समझिए 2-3 किलोवाट का है, जो कि आपके समझिए स्कूटी या मोटर बाइक में बेयरली 50-60 वाट का होता है, वो यहाँ पे किलोवाट का होता है। और डिपेंड करता है, मतलब बहुत छोटे इन्वर्टर्स भी आते हैं, माइक्रो ये जनरेटर आते हैं जो सिर्फ 500 वाट तक का लोड देते हैं, क्योंकि हर समय आपको बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। जैसे मान लीजिए बहुत लोग कैंपिंग में जाते हैं, उनको सिर्फ लैपटॉप चार्ज करना, फ़ोन चार्ज करना, सब एक साथ चार्ज करना चाहते हैं, तो 500 वाट उनके लिए काफ़ी होता है। या लाइट उट जलाना, वो सब काफ़ी है। जिनको है कि हाँ भाई मतलब RV में है, आपको AC चलाना है, या घर में रखें कि भैया जेट पंप चला सके, AC चला सके, फ्रिज चला सके, तो अब थोड़ा ज़्यादा लेना चाहोगे। तो हिसाब वही समझिए कि जनरेटर वाला साइड इन्होंने शांति से BLDC मोटर लगा दिया है इससे। और अगर इन्वर्टर यूनिट अच्छा है तो वो मोटर कंट्रोलर की तरह बिहेव कर सकता है, और आपको आराम से इसी का इस्तेमाल करके जनरेटर स्टार्ट भी कर देगा। तो सेल्फ स्टार्टिंग में मिल जाएगा, अलग से दूसरा मोटर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बहुत अच्छी मतलब ये डेवलपमेंट हो गया नियोडिमियम मैग्नेट के चलते हैं। अब बात करते हैं इन्वर्टर वाला सेक्शन। तो इन्वर्टर क्या होता है कि जितने भी BLDC मोटर देखते होंगे आप, उसमें हमेशा दिखता होगा 3 वायर निकलते हैं। वो जनरली 3 फेज AC जनरेटर के तौर पे बिहेव करता है। अब जो AC आ रहा है वो 3 फेज है। आप देखते हो ये सब इतना छोटा होता है, इसमें एक ही फेज होता है, 3 फेज आपको दिया नहीं जाएगा। तो 3 फेज को लेकर वो पहले DC बनाते हैं। 3 फेज को DC में बनाना ज़्यादा अच्छा रहता है, कारण ये रहता है कि उसका आपको कहिए 6 पल्स DC मिलता है। अगर आप एक फेज को DC में बदलते हैं तो आपको 2 पल्स DC मिलता है। जितना ज़्यादा पल्स होगा उतना स्मूथ होगा, तो जनरली 6 पल्स ज़्यादा अच्छा माना जाता है। और वही देखिए मैंने अभी पिछला वीडियो बनाया था जो HVDC का था, उसमें 12 पल्स के पीछे जाते हैं, यानी 6 पोल लेके 6 फेज लेके उसे मतलब रेक्टिफाई करते हैं, तब जाके 12 पल्स वाला मिलता है। तो यहाँ पे वो AC लेता है, उसे DC में बदलता है, फिर उसको AC बनाता है। अब यहाँ पे जो वो DC सोर्स से AC बना रहा है, अब उसका प्रॉपर कंट्रोल आ गया, यानी कि वो क्लीन साइन वेव आपको दे रहा है, प्लस उसमें फिक्स हर्ट्स है और फिक्स्ड वोल्टेज है। यानी कि आपको जो इक्विपमेंट चल रहा है, जैसे चाहे वो OLED हो, चाहे लैपटॉप्स हो, सर्वर हो, या जो भी चीज़ हो जिसको आप मतलब प्रिजर्व करना चाहते हैं। आजकल घर में सबके पास इतनी इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई कि आप गंदा पावर देके उड़ाना तो नहीं चाहोगे, तो वो सब ये आराम से चला सकता है। और जैसे कि आप देखना चाहेंगे कि आजकल AC भी सिंपल डम AC तो आजकल आता नहीं है, इन्वर्टर AC ही आता है, और उसको गंदा पावर देंगे वो भी बूम हो जाएगा। तो ये सब कुछ आराम से चला सकता है। और चूंकि इन्वर्टर का डेवलपमेंट सोलर के चलते इतना ज़्यादा स्पीड से हुआ है कि अब इसमें आपको पैरेललिंग मिल जाता है, यानी कि आप 2 जनरेटर को कनेक्ट कर सकते हैं। तो बोलेंगे उससे फ़ायदा क्या है? एग्जाम्पल कीजिए कि मान लीजिए आपने 1 किलोवाट का जनरेटर लिया था, फिर आपका हो गया यार कि आपने मतलब जिस टाइम लिया था उस टाइम AC उसी नहीं था, आप सिर्फ लिए थे कि भैया जेट पंप चला दे। बाद में हो गया कि यार फ्रिज और ये AC भी चले तो अच्छा रहेगा। तो आप एक काम कर लें, दूसरा छोटा ही साइज का खरीद के लगा दीजिए। एक बड़ा जनरली अच्छा रहता है, लेकिन एक बड़ा का दाम बहुत बड़ा होता है, तो इसीलिए जनरली लोग 2 छोटे को जोड़ना चाहते हैं। कुछ कुछ केसेस में 3-4 को भी जोड़ा जा सकता है। तो ये मतलब समझिए बेनिफिट है कि ये इन्वर्टर का फ़ायदा है। जैसे कि हमारा जैसे कहते हैं ग्रिड टाई इन्वर्टर, वो एक फेज़ को मतलब ये सोर्स को लेके उसी से मैच करके फ्रीक्वेंसी ये एनर्जी डंप कर सकता है। ये भी वही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं इन्वर्टर सिस्टम का। तो यही है, यहीं पे आपका सारा फायदा हो कि आपने AC लिया जिसमें कभी भी वोल्टेज अप डाउन हो रहा है, फ्रीक्वेंसी अप डाउन हो रहा है, उसको आप DC बना दिए। DC बनाने के बाद वो शुद्ध हो गया। अब शुद्ध से आप एकदम शुद्ध AC बना रहे हैं जो कि एकदम चकाचक रहेगा, जिसकी ना तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा चेंज होगी, ना तो उसका वोल्टेज बहुत चेंज होगा। तो यही उसका मेन फायदा रहता है, तभी आपको क्लीन बिजली मिलती है।
अब बात करते हैं इसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में। तो ये समझिए महंगा बहुत होता है। तो मतलब अगर मैं बात करूँ तो अगर आप होंडा का ही लेना चाहते हैं, जैसे EU30 IS करके एक ठो अच्छा है, ये करीब 1,50,000 भाग जाता है और ये करीब 3 किलोवाट, मतलब एक एसी बड़ा एसी चला लेगा, या एक मतलब जेट पंप तो आराम से चाहे जेट पंप फ्रिज ये सब खूब चलाइए, और महंगा ज़रूर होता है। तो मतलब इतना ही पावर, मतलब इलेक्ट्रिकल पावर आपको होंडा के ही सीरीज़ में आपको आधा दाम में मिलने लगेगा, अगर इन्वर्टर वाला सिस्टम हटा देते हैं तो महंगा बहुत होता है। प्लस इसमें ज़्यादा सामान है तो मेंटेनेंस और सर्विसिंग थोड़ा सा महंगा पड़ता है लॉन्ग टर्म में, तुरंत नहीं, क्योंकि इसमें समझिए ब्रश नहीं है तो घिसने वाला पार्ट नहीं है, जो घिसता है स्पार्क्स बनाते हैं और उससे ये भी होता है, क्या बोलते हैं, मतलब आपका इरोजन होते हैं, वो सब नहीं होता, तो थोड़ा लंबा चलता है, लेकिन है ज़्यादा कंपोनेंट है, जब भी कुछ बिगड़ेगा ज़्यादा चीज़ है। लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा होता है कि हाई क्वालिटी पावर आउटपुट देता है, यानी कि इसे आप किसी सेंसिटिव इक्विपमेंट के साथ, जैसे आपका डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप्स हो गया, ये सब हो गया, तो वो सबको आपको रिस्क नहीं रहेगा कि वो सब बूम हो जाएगा मेरा गंदा पावर के चलते। और ये लोअर पावर स्टेट अलाउ करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे कि हर लोग आपको बोलते हैं कि जनरेटर को भैया जितना लोड है उतना दे के रखो, मतलब ऑब्वियसली ओवरलोड मत कीजिए, लेकिन अगर उसका लोड है जैसे मान लीजिए 1 किलोवाट, तो कोशिश कीजिए कि 800 वाट का उस पर लोड रहे, तभी आपका माइलेज अच्छा रहेगा। इसके साथ वैसा जरूरी नहीं है, क्योंकि जैसे वो डिटेक्ट करता है भैया, जैसे मान लीजिए ये समझिए 1 किलोवाट में वो पूरा अपना पिस्टन चला रहा है, ठीक है, बल्ले बल्ले आपका एसी चालू हो गया, बम्बोनिया कंप्रेसर चालू हो रहा है, लोड पड़ रहा है, लेकिन आप जैसे मान लिया रात भर लाइन नहीं रहेगा, आप उसके हिसाब से इसको तैयार किए हैं, एसी एक ही बार ना उतना लोड लेगा, एक बार जब वो ठंडा कर देगा रूम, तो फिर थोड़ा थोड़ा देर पर चलेगा। अब जैसे ही वो बंद होगा, ये जनरेटर बोलेगा भाई हम क्या करें, नॉर्मल जनरेटर वहाँ पे आपका तेल बना जलाने लगेगा, क्योंकि उसको आरपीएम तो उतना ही रखना है, नहीं तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, तो वो जबरदस्ती का आरपीएम को मैनेज करने की कोशिश करेगा। यहाँ पे आप इको मोड का एक स्विच आता है, जैसे स्विच अगर आप एक्टिवेट कर देते हैं, वो देखता है कि भैया लोड मेरा जनरेटर पे कम आ रहा है, कोई टेंशन नहीं, आरपीएम घटा देगा। आरपीएम घटाया क्या हुआ, आपका जो एसी आ रहा था वो गंदा, ये मतलब समझिए उसकी फ्रीक्वेंसी बदल गई, कोई दिक्कत नहीं, वो जाके जो डीसी में ही रहा था, डीसी से फिर एसी बनाया जाएगा, तो कोई टेंशन नहीं। ये कम आरपीएम पे आपको अराउंड तुरंत फर्क पता चल जाता है। तो लोगों का कहना है कि जनरली इसको आप इस्तेमाल करते हैं तो 30% तक आप ईंधन बचा सकते हैं। तो यानी कि जो लोग खरीदते हैं और इसे काफ़ी यूज़ करना पड़ता है, जैसे कोई गांव में आप शोरूम चला रहे हैं जहाँ पे आपको ये सब मतलब कहीं आपको यूज़ करना पड़ रहा है कि कई कई घंटे तक आपको इसको मतलब कई हफ्ता में चलाना पड़ रहा है, तुरंत जितने लोग इस पर पैसा खर्च करते हैं सबका पैसा वसूल हो जाता है। कारण ये कि तेल इतना बचाता है, तेल तो अभी 100 रुपये लीटर तक पहुँचने लगा। हम रिसेंटली कोर्ट के इसमें ट्रैवल किए थे तो करीब अराउंड 94 रुपीज़ तक पहुँच गया था। तो इसे आप वही समझिए कि इसीलिए लोग इस पर खर्च करते हैं कि ये महंगा ज़रूर है, लेकिन पहला तो आपका बिजली की क्वालिटी अच्छा है, ताकि आप जितना चीज़ चला रहे हैं आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा, आपका वो कम लोड, जैसे जैसे मतलब एसी चल रहा है फुल माइलेज दे रहा है, ऐसा नहीं कि ओ भैया लोड कम हो गया माइलेज खराब हो गया, वैसा नहीं होगा, माइलेज कम माइलेज पे भी आपको चलाने लगेगा। तो इसी सब कारण से लोग इसको आजकल प्रेफर करते हैं। और अब तो बहुत सारी कंपनी बिना इन्वर्टर वाला देगी ही नहीं, ढंग की कंपनी बिना इन्वर्टर वाला देती नहीं, जितने फर्स्ट टीयर मैन्युफैक्चर है सब इन्वर्टर में कूद चुके हैं, और जो भी अननोन ब्रांड है सिर्फ वही आपको वो नॉर्मल पुराना अल्टरनेटर वाला सिस्टम देंगे। तो यही इसका मतलब फ़ायदा होता है। पहला फ़ायदा आपका क्वालिटी ऑफ जो बिजली आ रही है वो बहुत अच्छा है। दूसरा, आपका अगर कम लोड है कि मान लिया आपने 3 किलोवाट का ले लिया, अब हर समय तो आप 3 किलोवाट का लोड दे ही नहीं सकते, आप कोई भी चीज़ ऐसा नहीं, आप फ्रिज भी चला दीजिए, फ्रिज भी तो एक ही बार ठंडा कर देगा, उसके बाद तो फिर कम लोड मांगेगा। वो सब केस में ये तुरंत आपका तेल बचाने लगता है। 10 से 20% तो मिनिमम बचता है, 30-40% अगर बहुत लंबा आप चला रहे हैं तो। लेकिन अगर उतना खराब बिजली है आपके यहाँ पे तो मैं कहूँगा सोलर ले लीजिए, लेकिन काफ़ी लोग इसको लेके काफ़ी खुश हैं इसी बात से। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन आपका इन्वर्टर जनरेटर के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं, मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।